हमने लिपि के बारे में क्लास हमारी रही कल। लिपि क्या रहती है? ध्वनि के जो संकेत हैं उनको जब हम लिखित रूप देते हैं तो वह लिपि कहलाती है। लिपि किसी भाषा को लिखने का ढंग विधि है, वो लिपि होती है। तो कल हमने ये जाना था कि भारत की जो प्राचीनतम लिपि है वे 2 मानी गई है। भारत की प्राचीनतम लिपि कितनी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। भारत की प्राचीनतम लिपि तो 2 है। भारत की प्राचीनतम लिपि कितनी है? 2 है। एक है ब्राह्मी लिपि और दूसरी है खरोष्टी लिपि। ये 2 लिपियां जो है सबसे प्राचीनतम लिपि रही है। कौन कौन सी? एक तो है ब्राह्मी लिपि और एक खरोष्टी लिपि। आज हम ब्राह्मी लिपि के बारे में पढ़ेंगे कि ब्राह्मी लिपि किस प्रकार हमें इसके बारे में हमें बोध हुआ है, कैसे हमें इसको जान सकते हैं, ये किस प्रकार कौन सी भाषाओं में इसकी लिपि, किस भाषा में लिपि रही है। तो प्यारे साथियों, ब्राह्मी लिपि जो है, आप जानते हैं कि ब्राह्मी लिपि की जो भाषा है वे 4 भाषाएं हैं। ये सभी जानते हैं कि कोई न लिपि है, कोई भी उसकी कोई न कोई भाषा जरूर होती है। तो यह ब्राह्मी लिपि की जो भाषा है वह कौन सी है? संस्कृत है, और क्या है? प्राकृत है, और तमिल और तुषारी। इन भाषाओं की जो लिपि है वह क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि की जो समयावधि मानी गई है, जो ब्राह्मी लिपि की समयावधि है वह 4वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं सदी ईसवा पूर्व मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि की समयावधि 4वीं सदी से लेकर के 5वीं सदी ईसा पूर्व तक मानी गई है। अब हम बात करते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि है इसकी उत्पत्ति या इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो इसकी उत्पत्ति या इसके साक्ष्य हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ मौर्य सम्राट अशोक वे जो कलिंग के युद्ध के बाद जिन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, ये मौर्य सम्राट जो अशोक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, इन्होंने जितने भी बौद्ध उपदेश लिखे या भगवान बुद्ध से संबंधित जो उपदेश इन्होंने लिखे, उनकी जो भाषा रही थी वह प्राकृत थी, और प्राकृत वह कौन सी थी? पाली थी। जो प्राकृत व पाली भाषा की जो लिपि थी वह इनकी रचनाओं से हमें, जो कि शिलालेखों से मिलती है, इनके स्तंभों से मिलती है, गुहा लेखों से मिलती है, और इनके जो स्तंभ हैं उनसे मिलती है। तो वह कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। एक बार दोबारा ध्यान दें, ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है। इसकी जो भाषाएं थी इस लिपि की संस्कृत, प्राकृत, तमिल व तुषारी भाषा रही है। इसकी समयावधि 4वीं सदी ईसा पूर्व से 5वीं सदी ईसा पूर्व तक मानी गई है। इसकी उत्पत्ति है वो मौर्य सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उनसे मिलती है। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, अपना लिया था, उनके जो उपदेश हैं, बौद्ध उपदेश हैं, वे प्राकृत व पाली भाषा में रहे हैं, और उनकी जो लिपि है ब्राह्मी लिपि मानी गई है। ऐसा हमें
प्राचीन ग्रंथों में, पूर्व ग्रंथों में मिलता है। और इसके शिलालेख जो हैं उनसे भी हमें मिलता है कि जो पहले लिपि थी वह कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी। अब प्यारे साथियों, हम ब्राह्मी लिपि के बारे में एक बात और जानते हैं जो इसकी विशेष बात है। इसकी विशेष देखिए बात क्या है। विशेष बात यह है कि ये दाएं से बाएं और लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। दूसरी बात यह जो लिपि है मात्रात्मक लिपि है। कौन सी लिपि है? मात्रात्मक लिपि है। यह एक मात्रात्मक लिपि है। कई विद्वानों ने यह भी माना है कि ब्राह्मी लिपि का जो उद्भव है या ब्राह्मी लिपि के बारे में जो विश्व को बताया है वो मौर्य राजाओं ने ही बताया है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। एक ललित विस्तार नामक से बौद्धों का एक प्राचीन ग्रंथ है। बौद्ध का जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं उनका बौद्ध का प्राचीन ग्रंथ है। जिसका नाम है ललित विस्तार। इस ललित विस्तार में 64 लिपियों का वर्णन किया गया है, जिसमें ब्राह्मी लिपि को भी शामिल किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि है वह हमारी सबसे प्राचीनतम लिपि रही है। और बहुत जगह इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये जो लिपि है इसका जो प्रारंभ या इसकी जो शुरुआत की थी वो वैदिक आर्यों ने की थी। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि वैदिक आर्यों की जो लिपि थी वह कौन सी थी? वैदिक आर्यों की लिपि जो थी वह कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। ये भी एक बात निकल के आती है। जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनका भी एक ग्रंथ है, उसमें भी ब्राह्मी लिपि के बारे में बताया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि हमारी सबसे प्राचीनतम लिपि मानी गई है। अब हम बात करेंगे कि इसमें से एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि भगवान जो बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध के उपदेश किस भाषा में लिखे गए हैं? ये बहुत भगवान बुद्ध के उपदेश किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ध्यान रखिए, भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वे पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए हैं। और ये बात हम कर चुके हैं कि पाली भाषा की जो लिपि थी वह कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। और अगर क्वेश्चन आ जाए भगवान महावीर के उपदेश, भगवान महावीर के उपदेश जो है वे किस भाषा में हैं? तो वे प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में है। और ये हम जानते हैं पाली और प्राकृत की जो लिपि है वह कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। साथियों, इसके बारे में एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि जो हमारी ब्राह्मी लिपि है इससे देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ? तो ध्यान रखिए, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास इस प्रकार हुआ क्योंकि ब्राह्मी लिपि है वो आगे चल कर के दो भागों में विभक्त हो गई थी। एक तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि बनी और एक तो कौन सी बनी? उत्तरी ब्राह्मी और एक दक्षिणी ब्राह्मी। तो ये क्वेश्चन इसमें आता है कि जो अभी प्राचीनतम जो हिंदी है उसकी जो लिपि देवनागरी मानी गई है तो वह ब्राह्मी की किस लिपि से इसका उद्भव हुआ है? तो ध्यान रखिए, उत्तरी जो ब्राह्मी लिपि है उससे नागरी
उससे नागरी लिपि निकली है। ये बात ध्यान रखें। ब्राह्मी जो लिपि है, जो आगे चल करके गुप्त काल के बाद दो भागों में विभक्त हो गई थी, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। जिसमें ब्राह्मी लिपि है वह उत्तरी ब्राह्मी में जब पहुंची तो उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास हुआ। अब जो नागरी लिपि है, चूंकि यह एक नगर की लिपि मानी गई, इसलिए इसको ये नागरी लिपि कहा गया, क्योंकि जैसे परिवर्तन आता गया तो उसके कारण इसका नागरी लिपि नाम बढ़ा। अब आपको पता है कि नागरी लिपि जो है वह संस्कृत भाषा की लिपि से मेल खाती थी, अतः संस्कृत जो भाषा है वह देवों की भाषा है। संस्कृत भाषा किसकी है? देवों की भाषा है। अतः इस लिपि का नाम आधुनिक रूप से क्या पड़ा? देवनागरी लिपि पड़ा। एक बार दोबारा देखें। उत्तरी ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि बनी, जो नगर की लिपि बनी, और ये नगर की लिपि जो थी वह संस्कृत भाषा की लिपि से मेल खाती थी। अतः संस्कृत भाषा जो देवों की भाषा मानी गई है, और देव भाषा संस्कृत की जो लिपि है वह ब्राह्मी थी, लेकिन यहाँ देवों की भाषा मानी गई, इसलिए देवनागरी नाम से ये प्रचलन में ये लिपि आई। अब आपको पता है कि सबसे पहले हमारी जो भाषा रही है वह कौन सी रही है? वैदिक संस्कृत रही है। उसके बाद में जो भाषा बनी वह कौन सी बनी? पाली भाषा बनी। उसके बाद में कौन सी बनी? प्राकृत भाषा बनी। उसके बाद में कौन सी भाषा बनी? अपभ्रंश बनी। अपभ्रंश के बाद में कौन सी बनी? अवहट। और अवहट के बाद में जो हमारी पुरानी हिंदी या प्राचीन हिंदी, और दूसरी जो है वो आधुनिक हिंदी बनी। अतः ये बोध भी हमें हो जाता है कि जो आधुनिक हिंदी बनी है, आधुनिक हिंदी बनी है, इसकी जो लिपि है देवनागरी है। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृत की लिपि जो है वह ब्राह्मी है, और इस ब्राह्मी से ही आगे जैसे जैसे परिवर्तन होता गया तो वह लिपि जो ब्राह्मी लिपि है वह देवनागरी लिपि के रूप में परिवर्तित हो गई, और इस कारण यह देवों की भाषा भी बनी, जो कुछ संस्कृत के रूप में रही। ब्राह्मी लिपि का जो परिवार माना गया है, यानी कि ब्राह्मी लिपि से जो और लिपियां निकल कर के आई हैं, जिनका उद्गम हुआ है, उनमें सबसे पहली लिपि जो हम इस पर चर्चा कर चुके हैं देवनागरी लिपि है। इसके बाद में इसी संदर्भ में तमिल लिपि, तेलुगु लिपि, कन्नड़ लिपि, मलयालम लिपि, गुजराती लिपि, गुजराती लिपि, इसके अलावा जैसे जो पंजाबी की है गुरुमुखी लिपि, वह भी ब्राह्मी लिपि का ही परिवार माना गया है। इसके बाद में सिंहल लिपि, इसके बाद में अंत में जो है वो एक लिपि और भी है जिसको रचना लिपि नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो लिपियां हैं वे सभी की सभी ब्राह्मी लिपि का ही परिवार मानी गई है, जिसमें देवनागरी लिपि है, तमिल लिपि है, तेलुगु लिपि है, कन्नड़ लिपि है, मलयालम है, गुजराती है, गुरुमुखी है, सिंहल लिपि है, रचना लिपि है। कल हम जो खरोष्टी लिपि है उसके बारे में पढ़ेंगे।